Okay, good morning, student. Today we will Good morning, start. ma'am. Okay, good morning, beta. Today we will start our new chapter of your book, India, People and Economy. This is your chapter number 9, that is Planning and Sustainable Development in Indian Context. Okay, so let's start our chapter. The word planning is not new to you as it is a part of everyday uses. ठीक है, प्लानिंग की अगर हम बात करें, प्लानिंग जो वर्ड है, क्या ये कोई नया वर्ड है ना? आप लोग डेली प्लानिंग करते हैं कि यार आज मुझे स्कूल जाना है, आज मुझे ये होमवर्क कंप्लीट करना है, आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इस टाइम के बाद ये करना है, वो करना है, एवरीथिंग, है ना? प्लान करते हो नहीं करते हो, है ना? अपनी जो डेली लाइफ है उसके अंदर इस वर्ड का बहुत यूज होता है. यू मस्ट हैव यूज्ड इट विथ रेफरेंस टू प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ विजिट टू ए हिल स्टेशन, है ना? अगर आप एग्जाम्स की बात करते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन की प्लानिंग करते हैं, आप हिल स्टेशन पे जाना है तो वहां की प्रिपरेशन की प्लानिंग करते हैं आप लोग. इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर? आप सोचते हैं, थिंकिंग इन्वॉल्वमेंट होती है, फॉर्मुलेशंस होते हैं ऑफ ए स्कीम, ऑफ प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, उसको स्कीम बनाई जाएगी, प्रोग्राम बनाया जाएगा और फिर आप क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेसिंग होती है, अगर किसी भी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने से पहले ऐसा नहीं है कि उठे और डायरेक्ट ही आप लोगों ने सारी चीजें कर ली. ऑफ ए सेट ऑफ एक्शंस टू अचीव सम गोल्स. क्यों होती हैं? कि आपको कोई ना कोई गोल जो है वो अचीव करना होता है कि ये टारगेट मैंने रखा है, ये मुझे अपना कंप्लीट करना है. ओके, Though it is a very broad term, in this chapter it has been used with reference to the process of economic development. अब हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर किस रेफरेंस के अंदर पढ़ेंगे हम लोग प्लानिंग को? हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रेफरेंस के अंदर. ठीक है, it is thus different from the traditional hit and miss methods by which reform and reconstructions are often undertaken. अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा है आपको. सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि जो आपकी जो सस्टेनेबल प्लानिंग है, इसको पहले ये बोला जाता था प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन 2015 में 1 जनवरी 2015 के अंदर इसका क्या नाम रख दिया गया था? इसको चेंज कर दिया गया था और नाम रख दिया गया था नीति आयोग. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आता है. नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ऑन 1 जनवरी 2015. वह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको लगा लीजिएगा. जनरली देयर आर 2 अप्रोचेस टू प्लानिंग. देखो अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की प्लानिंग की बात करते हैं, तो 2 अप्रोचेस होती हैं. क्या 2 अप्रोचेस होती हैं? सेक्टोरल प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग, है ना? इन 2 वर्ड्स को समझना बेटा. सेक्टोरल प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग. सेक्टर का क्या मतलब होता है? एक वर्ग, ठीक है, और रीजन का मतलब होता है एरिया, पूरा एक क्षेत्र की बात करें हम यहाँ पर. सेक्टोरल प्लानिंग मीन्स फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट ऑफ स्कीम्स और प्रोग्राम्स एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी सच एज एग्रीकल्चर. ये सेक्टर्स हो गए, यानी कि आप ऐसे कुछ स्कीम्स बनाएंगे, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे जो पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलप करेगा. किस तरीके के सेक्टर्स को डेवलप करना है यहाँ पर? जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में करना है, इरिगेशन के अंदर करना है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर करना है, पावर के अंदर करना है, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोगों को डेवलपमेंट लेके आना है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें पर्टिकुलर, अगर हमें एरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट में अगर हमें डेवलपमेंट लाना है, कम्युनिकेशन के अंदर लाना है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, ये होते हैं सेक्टर्स जो पर्टिकुलर डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं. अब ये क्या कहलाएंगे आपके? सेक्टोरल प्लान. ठीक है, यहां पर क्या हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर? सेक्टोरल प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या देखेंगे? पर्टिकुलर एरियाज देखेंगे. एग्रीकल्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जो अलग एक वर्ग
बोल सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। देयर इज नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर स्पेस इन एनी कंट्री। आप लोग देखेंगे कि चाहे किसी भी कंट्री के अंदर चले जाएं, नॉट इन वी आर टॉकिंग कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही ऐसा होता है, किसी भी कंट्री के अंदर चले जाएं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको हर जगह एक सा नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक कोई कंट्री है उसके सारे के सारे स्टेट्स के अंदर इक्वली सारी चीजें जो है डेवलपमेंट जो है वो इक्वल देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। सम एरियाज आर मोर डेवलप्ड, कुछ एरियाज ज्यादा डेवलप होते हैं, एंड सम लैग बिहाइंड, और कुछ जो होते हैं कम डेवलप होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, ठीक है। This uneven pattern of development over space necessitates that the planners have a special perspective and draw the plans to reduce regional imbalance in development। देखिए ये जो रीजनल, ये क्या है कि कोई एरिया ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डेवलप है और कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि पीछे रह रहे हैं, तो ये क्या होती है, ये होता है आपका रीजनल इम्बैलेंस। ये क्या क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो जितने भी प्लानर्स होते हैं, ठीक है, जो भी प्लान करते हैं उनका एक एम होता है, जितने भी प्लानर्स हैं उनका ये एम होता है कि जो रीजनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है उनको रिड्यूस करे, ठीक है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के अंदर। दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज टर्म एज रीजनल प्लानिंग। अब किस टाइप की प्लानिंग को रीजनल प्लानिंग बोला जाता है? मैंने सेक्टोरल प्लानिंग का मैंने बताया, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारे क्या है, सेक्टर वाइज होते हैं। रीजनल प्लानिंग की क्या है बात, कौन से एरियाज होते हैं, जो एरिया की बात करते हैं। रीजनल प्लानिंग में क्या आता है, एरियाज आते हैं। वेट, एरियाज कैसे हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट्स आप ले सकते हैं, या पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर कुछ एरियाज को लिया जा सकता है ना, उनको हम लोग किस में लेंगे, रीजनल प्लानिंग के अंदर लेंगे। अब देखो टारगेट एरिया प्लानिंग, टारगेट एरिया प्लानिंग के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, द प्लानिंग प्रोसेस हैज टू टेक स्पेशल केयर ऑफ those area which have remained economically backward। टारगेट प्लानिंग, टारगेट में होता है कि कुछ ऐसे एरियाज जिनको अलग से टारगेट किया जाता है जो कि इकोनॉमिकली क्या होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, है ना। एज यू नो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन डिपेंड्स अपॉन इट्स रिसोर्सेज बेस। ज्यादातर ये कहा जाता है कि किसी भी एरिया का डेवलपमेंट तभी होता है जब वहां पर रिसोर्सेस अवेलेबल हो, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि किसी एरिया में अगर रिसोर्सेस हैं तो वो डेवलप करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ये रखा जाता है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को हम लोग किससे जोड़ देते हैं कि यार वहां पर रिसोर्सेस है, इट मींस कि वो डेवलप है, अगर रिसोर्सेस नहीं है तो वो कैसे डेवलप करेगा। बट समटाइम्स रिसोर्सेस रिच रीजन्स ऑल्सो रिमेन बैकवर्ड। लेकिन कई बार ऐसे भी रीजन्स होते हैं जहां पर रिसोर्सेस होते हैं लेकिन फिर भी वो बैकवर्ड रह जाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। देखो किसी भी एरिया में अगर रिसोर्सेज हैं तो कैसे उसको डेवलप करेंगे हम लोग, हमें किसकी जरूरत होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्लियर हो गया यहां पर आपको। With the planning experience of about 1.5 decades, अगर हम बात करें कि जो प्लानिंग हुई है पिछले 15 साल की, अगर हम बात करते हैं 2 डिकेड्स की, तो it was realized that regional imbalances in economical development were getting accentuated, है ना। यानी कि जो रीजनल इम्बैलेंसमेंट है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के अंदर, वो अब क्या होने लगा है, आइडेंटिफाई होने लगा है ना, पहचाना जाने लगा है। इन ऑर्डर टू अरेस्ट द accentuation of regional and social disparities, the planning commission introduced the target area। तो इन्होंने क्या करा कि पहले आइडेंटिफाई किया उन चीज़ों को कि किन एरियाज के अंदर डेवलपमेंट है और किन एरियाज में डेवलपमेंट नहीं है, जो रीजनल डिस्पैरिटीज, सोशल डिस्पैरिटीज उन्होंने देखी। तो प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन ने एक टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप अप्रोच किया। क्या किया, टारगेट एरिया और एक टारगेट ग्रुप, इन दो चीजों को इन्होंने अप्रोच किया। अब टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप क्या बात है, देखिए ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज देखे गए जो बैकवर्ड थे तो उनको हम क्या कहेंगे, टारगेट एरियाज कहेंगे। और इसके साथ साथ में सोशल डिस्पैरिटीज यानी कि एक ग्रुप के बेसिस पे बात करी गई कि किस टाइप के जो लोग हैं, किस टाइप के जो ग्रुप हैं, उन वो
बैकवर्ड हैं। तो इनके दो बेसिस पे यहाँ पर प्लानिंग कमीशन ने क्या प्लानिंग करी है इनको डेवलप करने के लिए, वो देख लेते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोग्राम्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ टारगेट एरिया आर कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए टारगेट एरियाज के अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स लाए गए, एक था कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो पर्टिकुलर एरियाज को टारगेट करके वहाँ पर उन प्रोग्राम्स उनको डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम्स लाए गए उन प्रोग्राम्स के नाम है। अब यहाँ पे नाम को समझना, ठीक है। ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये किस एरिया को लिया गया होगा, ये उस एरिया को लिया गया होगा जहाँ पर ड्रॉट है, यानी कि सूखा पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, जहाँ पर बारिश कम होती है। तो वहाँ पर कैसा डेवलपमेंट लेके आना है, किस तरीके से डेवलपमेंट लाना है, क्या क्या चीज़ें हमें प्लान करनी है वहाँ पर। तो ये उन एरिया को टारगेट करके और वहीं पर इम्प्लीमेंट किया गया। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑब्वियसली बात है कि ये ऐसे हिली एरियाज होंगे जो बैकवर्ड होंगे, यहाँ पर डेवलपमेंट लाने के लिए प्लानिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया गया इस प्रोग्राम के तहत। समझ में आ गया यहाँ पर आपको ये चीज़? अब देखिए द स्मॉल फार्मर्स अब डेवलपमेंट एजेंसी। अब स्मॉल फार्मर्स, अभी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर एक टारगेट एरिया किया गया और एक टारगेट ग्रुप के बेसिस पे डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स लाए गए। तो एरियाज आप लोगों ने देखिए किस तरीके के हैं, ड्रॉट प्रोन एरियाज हो गया, हिली एरियाज हो गया, ट्राइबल एरियाज के लिए अलग प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ग्रुप बेसिस देखा गया। तो उन लोगों को लिया गया जैसे कि स्मॉल फार्मर्स हो गए, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, ये एक प्रोग्राम था SFDA, एंड मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टारगेट ग्रुप प्रोग्राम। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ टारगेट ग्रुप प्रोग्राम, या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ टारगेट एरिया प्रोग्राम्स। ठीक है, तो आपको ध्यान होने चाहिए। तो टारगेट ग्रुप प्रोग्राम्स कौन से हो गए, यहाँ पर क्या लिया गया है, ग्रुप को लिया गया है। किस तरीके के ग्रुप को लिया गया, जैसे कि स्मॉल फार्मर्स हो गए, मार्जिनल फार्मर्स हो गए, ठीक है। इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए गए। इन द 8th 5-year प्लान, अब देखिए 8th 5-year प्लान की बात करते हैं। हमारी जो 5-year प्लानिंग जो है, 5-year प्लानिंग है हमारी 1951 के अंदर स्टार्ट की गई थी। ठीक है, 1951 के अंदर 5-year प्लानिंग हमारी स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या था कि प्रायोरिटी बेसिस पे रखा गया था कि इस टाइम पीरियड में हमें किसका डेवलपमेंट करना है। सबसे पहले एग्रीकल्चर जो था वो काफ़ी ज़्यादा हमारा हम लोगों को ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट कर रखा था। तो सबसे हमारे पास लैंड ही थी सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर पे काम किया गया, फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज़ पे काम किया गया। तो डिफरेंट जो प्लानिंग थी वहाँ पर देखा गया कि किस किस चीज़ों को आगे लेके आना है। इन द 8th 5-year प्लानिंग, ठीक है, 8th 5-year प्लानिंग की अगर हम बात करें तो 1992 से लेकर 97 टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये था प्रोग्राम्स वर डिजाइन टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिल एरियाज। यहाँ पर इस 8th 5-year प्लानिंग के अंदर क्या रखा गया था, स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स डिजाइन किए गए थे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो हिली एरियाज के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स कराने हैं उन पे काम किया गया। और कौन से एरियाज में रखा गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लिया गया, ट्राइबल एरियाज एंड बैकवर्ड एरियाज के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेकर आए गए। इनको क्या करना था, यहाँ पर डेवलप करना था। तो इस तरीके के कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स लाए गए। कौन से सन के अंदर लाए गए थे, ये 1992-97 के अंदर। अब आती है बारी हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ से नाम से पता चल रहा है आपको, हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या हो रहा है, हिली एरियाज जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं, हिली एरियाज जहाँ पर ज़्यादा आपने देखा होगा ना तो ट्रांसपोर्टिंग होती है ना कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा आप लोग किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क भी नहीं कर सकते हैं। तो इन एरियाज़ को ऐसे कुछ प्रोग्राम्स लेकर आया जाए जहाँ पर इन एरियाज़ को डेवलप किया जाए। हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 5th 5-year प्लान। यहाँ पर हिली एरियाज को डेवलप करने का प्लान कब रखा गया था, किस टाइम पीरियड में रखा गया था, कौन सी प्लानिंग में रखा गया था, 5th 5-year प्लानिंग में। ये थी 1974 से लेकर 78 तक। ठीक है,
कब रखी गई थी? 1974 टू 78, कवरिंग 15 डिस्ट्रिक्ट कंप्राइजिंग ऑल द हिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी प्रेजेंट उत्तराखंड। देखो ये यूपी का ही पार्ट है, उत्तराखंड जो अलग हुआ है ना। इसके अगर हम बात करें कि 15 डिस्ट्रिक्ट जो थे उसके अंदर इस प्रोग्राम को लाया गया था। मिकिर हिल एंड नॉर्थ चचार हिल ऑफ असम, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, इन रीजन्स को यहाँ पर क्या किया गया? डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर इसको अलग किया गया कि इनके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे। द नेशनल कमिटी on the development of backward area in 1981 recommended that all the hilly areas in the country having height above 600 meter। अब देखो क्या होता है, द नेशनल कमिटी जो है हमारी, नेशनल कमिटी ने क्या कहा? 1981 के अंदर एक रिकमेंडेशन दी थी कि जितने भी हिली एरियाज हैं जो कि 600 मीटर से अबव हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो सी लेवल है वहां से कितना? 600 मीटर अबव या उससे ज्यादा वाले जो एरियाज हैं, एंड नॉट कवर्ड अंडर ट्राइबल सब प्लान बी ट्रीटेड एज बैकवर्ड हिल एरिया। और उसके अलावा वो किसमें नहीं आने चाहिए? ट्राइबल सब प्लान के अंदर नहीं आने चाहिए। उन एरियाज को हमने क्या कंसीडर कर दिया यहाँ पर? जो कि 600 मीटर से अबाउ थे और ट्राइबल प्लान कमीशन के अंदर नहीं आ रहे थे, उन एरियाज को इन्होंने कंसीडर किया क्या? बैकवर्ड हिल एरियाज। ठीक है, ये किसने किया था? द नेशनल कमिटी। कब किया था? 1981 के अंदर रिकमेंडेशन दी। तो अब इन कुछ पर्टिकुलर एरियाज को किस में डाल दिया गया? बैकवर्ड हिली एरियाज के अंदर डाल दिया गया। The detailed plan for the development of hilly areas were drawn keeping in view their topographical, ecological, social and economical conditions। देखो किसी भी प्लानिंग को लाने से पहले, कोई भी डेवलपमेंट प्लानिंग जब आती है तो हम लोग क्या देखते हैं? दिमाग में क्या रखते हैं? टोपोग्राफिकल सिचुएशन वहाँ की देखते हैं, किसी भी एरिया की इकोलॉजिकल कंडीशन हम देखते हैं, सोशल कंडीशन हम देखते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो सारी हम लोग देखकर ही वहाँ पर प्लानिंग जो है वो की जाती है। These programs aimed at harnessing the indigenous resources of the hilly areas through development of horticulture। अब देखो ये प्रोग्राम्स क्या थे, इनका जो एम था वो क्या था कि वहाँ पर जिस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं उन रिसोर्सेज के बेसिस पे उन एरियाज को क्या किया जाए? डेवलप किया जाए। कैसे किया जा सकता था? जैसे उन एरियाज को हॉर्टिकल्चर करवा के किया जा सकता था, प्लांटेशन करके, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है, फॉरेस्ट्री है, एंड स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्रीज को लगाकर उन एरियाज को वहां पर क्या किया जा सकता था? डेवलप किया जा सकता था। ओके, यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? ओके, अब हम बात करेंगे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम नाम से समझ में आ रहा होगा, वो एरियाज जहां पर बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है ना, सूखा पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान। कब लिया गया इस एरिया को डेवलपमेंट के लिए? किस प्लानिंग में लिया गया? इन 4th 5-year प्लानिंग। 4th 5-year प्लानिंग की अगर हम बात करें तो ये था 1969 टू 74, 1969 से लेकर 1974 तक ये प्लानिंग चली थी, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन ड्राउट प्रोन एरियाज एंड क्रिएटिंग प्रोडक्टिविटी एसेट्स। देखिए इस प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या मेन एम था इसका? इस रीजन में, किस रीजन में? ड्रॉट प्रोन एरियाज के अंदर क्या लाना? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, वहां पर नए नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक है, और इस तरीके की प्रोडक्टिव एसेट्स लेके आना ताकि वहां पर लोग जो हैं वो अर्न कर सके कुछ ना कुछ। इनिशियली दिस प्रोग्राम लेड एम्फेसिस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्कर्स। तो सबसे पहले तो इस तरीके का वर्क लेके आया गया वहां पर कि कंस्ट्रक्शन वर्क लेके आए ताकि जो लोग हैं वहां के उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और अर्निंग उनकी होती रहे। तो सबसे पहले तो जो लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स थे वो वहां पर लेकर आए, बट लेटर ऑन, लेकिन उसके बाद में क्या किया गया? इट एम्फेसाइज्ड ऑन
इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, फिर उसके बाद में उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर एग्रीकल्चर बारिश जो होती है वो कम होती है वहाँ पर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लेकर आया गया, लैंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स वहाँ पर लेकर आए, एफॉरेस्टेशंस करवाया गया, ग्रासलैंड डेवलपमेंट करवाया गया, एंड क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि डैम बनाना है या जो भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉन्ड बनाना है, किसी न किसी तरीके के वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट करके लोगों को काम दिया गया। अब जैसे कि किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रोड बनाना है, मार्केट बनाना है, क्रेडिट एंड सर्विसेज जो है, इस तरीके के वहाँ पर सर्विसेज को क्रिएट करके लोगों को रोजगार दिया जाने लगा। द नेशनल कमिटी on development of backward areas reviewed the performance of this program। अब जो नेशनल कमिटी थी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, जो बैकवर्ड एरियाज की जो नेशनल कमिटी है उसने क्या करा, इस प्रोग्राम को वापस से रिव्यू किया। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट दिस प्रोग्राम इज लार्जली कन्फाइंड टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर विद मेजर फोकस ऑन रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जितने भी प्रोग्राम्स बैकवर्ड एरियाज के अंदर जो चलाए जा रहे हैं, है ना, जो एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट है या एग्रीकल्चर से जो जुड़ी चीजें हैं, एलाइड सेक्टर्स जितने भी हैं, है ना, उनका विथ मेजर फोकस ऑन रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो उनका क्या मेजर फोकस किया गया, ये इकोलॉजिकल बैलेंस रखना, है ना। अब हमने ये ऐसा नहीं है कि यार पर्टिकुलर जो लैंड है एग्रीकल्चर पे ही हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या देखा गया कि इकोलॉजिकल बैलेंस वहां पर है या नहीं है, उस पे उसको रिस्टोर करने का जो काम है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया, उस पे फोकस किया गया। किस पे? इकोलॉजिकल बैलेंस लाने के लिए। Since growing population pressure is forcing the society to utilize the marginal lands for agriculture। अब देखिए क्या हो रहा था, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, तो क्या फोर्स होने लगा था लोगों पर, जो मार्जिनल लैंड है, जो एक्स्ट्रा हमारे पास जो लैंड पड़ी है, खाली पड़ी है, उसको उस पर भी हम लोग क्या करने लग गए थे, अब प्रोडक्शन लाने के लिए एग्रीकल्चर करने लग गए थे, ठीक है, उस पर प्रेशर बढ़ने लगा था, एंड देयर बाय कॉजिंग इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे किसी भी, तो एनवायरनमेंट तो डिग्रेड होगा ही ना, ठीक है। तो इकोलॉजिकल एक तरह से क्या हो रहा था, यहाँ पर डिग्रेडेशन हो रहा था। देयर इज अ नीड टू क्रिएट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट्स अपॉर्चुनिटी इन द ड्रॉट प्रोन एरियाज। तो इसकी वजह से अब क्या लाना था, यहाँ पर कुछ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट्स लेकर आने जरूरी हो गए थे, अपॉर्चुनिटीज लानी जरूरी हो गई थी। किन एरियाज के अंदर? ड्रॉट प्रोन एरियाज के अंदर। The other strategies of development of these area included adoption of integrated watershed development approaches at the micro level। तो यहाँ पर किस तरीके के कुछ अदर स्ट्रैटेजीज जो लेकर आए थे, वो क्या लेकर आए थे? देखो, जो वाटरशेड एरियाज हैं, है ना, वाटरशेड, वैसे तो यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश होती नहीं है, लेकिन जो भी होती है बारिश, है ना, उस वाटर को ऐसे बहने नहीं देना है, उसको रिस्टोर करना है। इस तरीके के कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ पर लेकर आए। द रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन, अब किस तरीके के इकोलॉजिकल बैलेंस जो है हमें रिस्टोर करना था, जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल है, हमारा प्लांट है, इनके बीच में, एंड ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन शुड बी ए बेसिक कंसिडरेशन इन द स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया। इनके बीच में हम लोगों को अब क्या लेकर आना था? इकोलॉजिकल बैलेंस लेकर आना था। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1967 आइडेंटिफाइड 67 डिस्ट्रिक्ट्स एंटायर और पार्शियली। एंटायर एंड पार्शियली का क्या मतलब हो गया कि या तो पूरा स्टेट और या फिर कुछ स्टेट्स के कुछ पर्टिकुलर एरियाज। तो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन ने ऑफ इंडिया ने 1967 के अंदर कुछ 67 डिस्ट्रिक्ट्स को अलग आइडेंटिफाई किया और ये बताया ऑफ द कंट्री प्रोन टू द ड्रॉट। किस में डाला उनको? किस कैटेगरी के अंदर डाला? ड्रॉट प्रोन एरियाज के अंदर डाला। कितने डिस्ट्रिक्ट को डाला? 67 डिस्ट्रिक्ट्स को डाला, जिसमें कुछ तो पूरे एक तरह से स्टेट्स आ रहे थे, या आप ये कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट आ रहे थे, या फिर उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है अलग से वो आ रहा था। द इरिगेशन कमीशन 1972 इंट्रोड्यूस द क्रिएशन ऑफ 30% इरिगेटेड एरिया एंड डिमार्केटेड द ड्रॉट प्रोन एरियाज। देखो, जिन एरियाज में
30% एरियाज इरिगेटेड एरियाज है, उनको इसके अंदर कंसिडर नहीं किया गया। ब्रॉडली द ड्रॉट प्रोन एरिया इन इंडिया स्प्रेड ओवर सेमी अराइड एंड अराइड ट्रैक ऑफ राजस्थान। देखो किन एरियाज को लिया गया, सेमी अराइड एंड अराइड ट्रैक ऑफ राजस्थान वाले एरियाज को लिया गया, गुजरात है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश है, एंड मारथवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, एंड रायलसीमा एंड तेलंगाना प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका प्लेट्यू एंड हाईलैंड एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ तमिलनाडु। इन एरियाज को किसमें कंसिडर किया गया, ड्रॉट प्रोन एरियाज के अंदर किया गया। द ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्थ राजस्थान आर लार्जली प्रोटेक्टेड ड्यू टू स्प्रेड ऑफ इरिगेशन इन दीज रीजन्स। लेकिन जो कुछ रीजन्स हैं जो कि ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, लेकिन फिर भी उनको उसमें कंसिडर नहीं किया गया। वो लार्जली प्रोटेक्टेड है क्योंकि वहां पर क्या होता है, कुछ रिवर्स की वजह से इरिगेशन हो जाती है या बारिश वगैरह की वजह से इरिगेशन हो जाती है, तो उनको उसमें नहीं रखा गया। कौन से रीजन्स थे जिनको नहीं रखा गया, दैट इज पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्थ राजस्थान एंड लार्जली, ठीक है, नॉर्थ राजस्थान, ये कुछ पार्ट्स थे जिनको ड्रॉट प्रोन एरियाज के अंदर नहीं रखा गया। किन एरियाज को रखा गया, वो कौन कौन से थे, फिर से सुन लीजिए। राजस्थान के जो अराइड और सेमी अराइड ट्रैक हैं उनको रखा गया, गुजरात, वेस्टर्न एमपी, मारथवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, रायलसीमा एंड तेलंगाना प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका प्लेट्यू एंड हाईलैंड एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ तमिलनाडु। इन रीजन्स को किसमें लिया गया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने आपका ड्रॉट प्रोन एरियाज के अंदर लिया गया। चलिए यहां से मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? नो। समझ में आया आपको यहाँ पे yes. किसकी बात करी जा रही है यहाँ पर?